नमस्ते। मिडिल ईस्ट में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सवाल ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं। सवाल यह है कि जब ये युद्ध अपने चरम पर पहुंचेगा तो सबसे पहले कौन सा देश टूटेगा। हर दिन मिसाइलों की खबरें आ रही है, समुद्र में जहाज़ों के रास्ते खतरे में हैं और तेल के बाजार में ऐसी हलचल है जो पूरी दुनिया की सांसें रोक रही है। एक तरफ ईरान है जो खुलकर टकराव के मोड़ में दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके साथ अमेरिका खड़ा है जो हर कदम पर जवाब देने के लिए तैयार है। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, यह एक ऐसा टकराव बन चुका है जिसकी चिंगारी पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती है। लेकिन असली कहानी यहाँ छिपी हुई है और यही वह बिंदु है जिसे दुनिया धीरे धीरे समझ रही है। हर युद्ध में सिर्फ वही देश नहीं हारता जो सीधे लड़ रहा होता है। कई बार सबसे पहले वह सिस्टम टूटता है जो पहले से ही कमजोर होता है। तेल की सप्लाई रुकी, डॉलर महंगा हुआ, जहाजों का रास्ता बदला और देखते ही देखते कुछ देशों की पूरी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है। यही वजह है कि आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन किसे हराएगा, बल्कि यह है कि इस आग की लपटें सबसे पहले किसे गिरा देगी। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक ऐसा देश जो इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं है लेकिन फिर भी इस टकराव का सबसे बड़ा शिकार बन सकता है। एक ऐसा सिस्टम जो पहले से ही दबाव में है और अगर हालात थोड़े और बिगड़े तो उसके संभलने की गुंजाइश बेहद कम रह जाएगी। अब सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है, सवाल उस पहले गिरने वाले देश का है जिसके गिरते ही पूरी दुनिया का संतुलन हिल सकता है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर नई घटना एक बड़े टकराव की दिशा में इशारा कर रही है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास के इलाकों में जहाजों की आवाजाही पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम महंगे हो रहे हैं, कई शिपिंग कंपनियां अपने रूट बदल रही हैं और सप्लाई चेन पर अनिश्चितता साफ दिखाई दे रही है। दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई इसी क्षेत्र से गुजरती है और जैसे ही यहाँ तनाव बढ़ता है उसका असर सीधे वैश्विक बाजार पर पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतें बार बार उछलकर $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच रही है, लेकिन यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है क्योंकि असली असर उन देशों पर पड़ता है जो इस सप्लाई पर पूरी तरह निर्भर हैं। अब इस पूरी तस्वीर में अगर पाकिस्तान को रखें तो स्थिति और भी गंभीर नजर आती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है, उसकी जीडीपी करीब $350 अरब के आसपास है, जबकि उसका बाहरी कर्ज $130 अरब से ऊपर जा चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार कई बार 8 से 10 अरब के बीच सिमट जाता है, जो मुश्किल से 1.5 से 2 महीने के आयात के लिए काफ़ी होता है। महंगाई दर 25% से ऊपर जा चुकी है और मुल्ला जी की रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है क्योंकि यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह उस दबाव की कहानी है जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को तोड़ता है। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 70% हिस्सा आयात से पूरा करता है। पेट्रोल, डीजल और एलएनजी की सप्लाई पूरी तरह बाहरी बाजार पर निर्भर है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित होती है या कीमतें 120 से $150 प्रति बैरल तक पहुंचती है तो पाकिस्तान का आयात बिल बेकाबू हो जाएगा। इसका असर सीधे उसकी मुद्रा पर पड़ेगा, रुपया और कमजोर होगा और महंगाई तेजी से बढ़ेगी। पहले भी कई बार पाकिस्तान में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हैं। गैस की कमी के कारण उद्योग ठप पड़े हैं और बिजली कटौती 10 से 12 घंटे तक पहुंची है। और अगर वही स्थिति अब दोबारा बनती है तो यह सिर्फ संकट नहीं रहेगा बल्कि एक बड़ा आर्थिक झटका बन सकता है। दूसरी तरफ ईरान की स्थिति अलग है। वर्षों से प्रतिबंध झेलने के बावजूद उसने अपने सिस्टम को इस तरह ढाल लिया है कि वह बाहरी दबाव को सह सके। उसकी जीडीपी लगभग 400 से $450 अरब के बीच है और उसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार में से एक है। सबसे अहम बात यह है कि उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वह खुद उत्पादन करता है और वैकल्पिक व्यापार रास्तों के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को चलाता है। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा फर्क सामने आता है। ईरान सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी तैयार है। ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता को इस स्तर तक विकसित किया है कि वह सीधे हमले का जवाब दे सके। उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, एडवांस ड्रोन सिस्टम हैं और पूरे क्षेत्र में उसके सहयोगी नेटवर्क फैले हुए हैं।
इसका मतलब यह है कि वह न केवल युद्ध में टिक सकता है बल्कि उसे लंबे समय तक खींच भी सकता है। यही वजह है कि सीधे टकराव के बावजूद उसकी स्थिरता बनी रहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस टकराव में ताकत ही सब कुछ तय नहीं करती। अब इजराइल और अमेरिका को देखें तो उनकी ताकत अलग स्तर पर है। इजराइल तकनीकी और सैन्य रूप से बेहद उन्नत है और अमेरिका का समर्थन उसे और मजबूत बनाता है। अमेरिका की वैश्विक सैन्य मौजूदगी, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और उसकी आर्थिक ताकत उसे किसी भी संघर्ष में बढ़त दिलाते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इस पूरे टकराव का फोकस ईरान पर है, पाकिस्तान पर नहीं। जब दो ताकतवर पक्ष आपस में भिड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान अक्सर उस तीसरे पक्ष को होता है जो सीधे लड़ाई में नहीं होता, लेकिन जिसका सिस्टम पहले से कमजोर होता है। पाकिस्तान इसी श्रेणी में आता है। अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो पाकिस्तान के लिए हालात संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा, सामाजिक असंतोष तेज होगा और राजनीतिक अस्थिरता और गहरी हो सकती है। और यहीं पर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि असली खतरा कहाँ है। खाड़ी देशों की स्थिति इससे अलग है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों के पास भारी विदेशी मुद्रा भंडार हैं और वे तेल निर्यात से बड़ी कमाई करते हैं। अगर कीमतें बढ़ती है तो उन्हें आर्थिक फायदा भी हो सकता है। हालांकि सुरक्षा जोखिम बढ़ेगा, लेकिन उनके पास इतने संसाधन है कि वे लंबे समय तक इस तरह के दबाव को झेल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह संकट सबको प्रभावित करेगा, लेकिन सबको एक जैसा नहीं। अब पूरी कहानी को एक साथ रखकर देखें तो जवाब धीरे धीरे सामने आता है। एक तरफ ईरान है जो सीधे युद्ध के दबाव में है, लेकिन आत्मनिर्भरता और रणनीतिक ताकत के कारण टिक सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है जो सैन्य और तकनीकी रूप से मजबूत हैं। खाड़ी देश आर्थिक रूप से सक्षम है और इनके बीच पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इस युद्ध का सीधा हिस्सा नहीं होते हुए भी सबसे ज्यादा खतरे में है। अगर यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंचता है तो सबसे पहले दरार वहीं पड़ेगी जहां नींव कमजोर है। पाकिस्तान में मुद्रा गिरेगी, महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, ऊर्जा संकट और ज्यादा गहरा होगा और सामाजिक असंतोष तेजी से बढ़ेगा। यह गिरावट अचानक नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे सिस्टम को अंदर से कमजोर करती जाएगी। और जब यह दबाव एक सीमा पार करेगा तब हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। भारत के नजरिए से देखें तो स्थिति अलग है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत और विविध है। उसके पास 600 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है और उसने अपने ऊर्जा स्रोतों को अलग अलग देशों में फैलाया है। इससे उसे इस तरह के झटकों को संभालने में मदद मिलती है और आखिर में बात फिर वहीं आकर ठहरती है। यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह उस पहले गिरने वाले सिस्टम की कहानी है। और अगर यह पहली दरार सच में पड़ गई तो याद रखिए, यह सिर्फ पाकिस्तान का गिरना नहीं होगा, यह दुनिया में शांति का एक और नया अध्याय होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।